हम डिस्कस करने वाले हैं पटवारी के पेपर में जो OMR बेस्ड पेपर था उसमें जो जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इंग्लिश वाली सेगमेंट की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 32 पे शुरू होता है इंग्लिश का क्वेश्चन, और आगे बढ़ते रहें तो क्वेश्चन 54 तक सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक एक करके इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन था और उसका करेक्ट आंसर क्या होना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, माई फादर assured me that he will buy a bike for me। मेरे फादर ने मुझसे वादा किया है कि ही विल बाई अ बाइक फॉर मी। लेकिन इस सेंटेंस में एक पार्ट तो अंडरलाइन तो है, लेकिन इसे करना क्या था ये देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन वर्ड है ये। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, चारों में से हमें कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना था जो हमारे पास दिए गए अंडरलाइन वर्ड की जगह पे आ जाता और लेकिन सेंटेंस का मतलब भी चेंज ना होता। ठीक है, देखो ये सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में। ही विल बाय, ही इज बाइंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ही वुड बाय तो हमारे पास ये तो हमारे पास फ्यूचर होता, लेकिन किसका फ्यूचर, पास्ट का फ्यूचर। फ्यूचर होता लेकिन पास्ट फॉर्म में। ही बॉट तो बिल्कुल ही पास्ट टेंस में आ जाता है, बट ही इज गोइंग टू बाय, ही इज गोइंग टू बाय, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता, क्योंकि यहां पर सेंटेंस अभी भी फ्यूचर वाली ही टोन में है। ओके, तो ही विल बाय हो जा, ही विल बाय की रिप्लेसमेंट जो होती वो होती ही इज गोइंग टू बाय और आंसर हो जाना था डी पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। फाइंड आउट द एरर पार्ट। कौन से वाले पार्ट में एरर है, एरर डिटेक्शन करना है भाई। एरर बेस्ड क्वेश्चंस तो काफी सारे आते हैं, देखते हैं यहां पर क्या एरर है। पहले पार्ट में लिखा है शी टेस्ट। शी टेस्ट, शी तो होता है सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, जबकि जो टेस्ट है वो हमारे पास वर्ब है, और वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी तो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब शी टेस्ट्स होना चाहिए था। यहाँ पर एरर लग रहा है, यहाँ पर तो एरर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। टू द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट। तो इस पूरे सेंटेंस में से हमारे पास पार्ट ए में एरर है, तो इसका ए ही पार्ट करेक्ट होता, मतलब एरर ढूंढना था तो एरर ए पार्ट में ही है, तो यही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, सेम वैसे ही जैसे बाकी सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट होता है, पी क्यू आर एस ऐसे दिया हुआ है। आपको बताना है पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। देखिए तो यहां पर देखते हैं, कह रहा है कि हु सिक्योर्स विल रिसीव अ ट्रॉफी द हाईएस्ट मार्क्स द चाइल्ड। तो यहां ऐसे तो सेंस नहीं बन रहा है, इसका राइट सीक्वेंस होता है द चाइल्ड हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी, मतलब पहले होता है एस पार्ट। अगर पहले एस पार्ट होता तो एस पार्ट, अगर आप सिर्फ पहला पार्ट ही देखो ना स्टूडेंट्स, आप वहां से भी आंसर का तकाजा लगा सकते थे और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 भी अगेन रीअरेंजमेंट वाला ही एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे अच्छे से। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन बिलो आर 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स। 5 आपके 5 नहीं है, बेसिकली 4 सेगमेंट्स दिए हुए, देखो 5 नहीं है, 4 सेगमेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको इसको करेक्टली ऑब्वियसली फिर से वही है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, आपको इसको रीअरेंज करना था राइट सीक्वेंस में। कह रहा है कि वॉज लेड विद फ्रूट द ट्री द ब्रांचेस ऑफ विच ओवरहंग द स्ट्रीट। अब देखो ओवरहंग द स्ट्रीट भी लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, द ट्री भी लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के लास्ट में क्या है, कॉमा। लास्ट सेंटेंस या तो पी है
या तो आर है, या तो पी है, या तो आर है। अगर आप सेंटेंस को ना भी पढ़ो, देखो लास्ट सेंटेंस जो लास्ट पार्ट होगा उसमें कॉमा तो नहीं होगा, मतलब क्यू या एस अगर आखिर में दिया हुआ है तो वो ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सीधे कौन सा, लास्ट में क्या रह गया, लास्ट में देखो ना एस है ना क्यू, लास्ट में कौन सा वाला पार्ट है, पी वाला। अब पी वाला पार्ट यहाँ पे बोल रहा है क्यू आर एस पी, देख लेते हैं एक बार क्या यही सीक्वेंस है। द ट्री क्यू पार्ट, द ट्री द ब्रांचेस ऑफ विच, वो पेड़ जिसकी ब्रांचेस ओवरहंग द स्ट्रीट वॉज लेड विद फ्रूट, तो यही सीक्वेंसेस का करेक्ट होगा क्यू आर एस पी। डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ मैंने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारे पास नरेशन के ऊपर बेस्ड है, डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई नेफ्यू सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पास्ट जब लगता है तो सेंटेंस आगे पास्ट हो ही जाएगा। माई नेफ्यू टोल्ड दैट ही इज डिसाइडिंग, देखो टोल्ड तो लिखा है लेकिन डिसाइडिंग तो नहीं आएगा, पहला वाला ऑप्शन। माई नेफ्यू सेड दैट ही हैड, हैव का बन जाएगा हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, 36 वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 अगेन ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो नरेशन बेस्ड ही है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ है, आपको इसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके जाना था। तो पहले देख लेते हैं कि सेंटेंस की टाइप कौन सी होनी थी यहाँ पर। सुरेंद्र आस्ट प्रशांत, आस्ट है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन वाला ही होगा, लास्ट में सबके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है जी। आस्ट देखो भाई हमें ऑलरेडी जब भी नरेशन की बात आती है तो डायरेक्ट स्पीच में ही पहले आस्ट वाले वर्ड्स कम इस्तेमाल होते हैं, है ना। अब आगे देख लेते हैं। ही हैड अगर है तो हेल्पिंग वर्ब पहले होना था, फिर पहले हेल्पिंग वर्ब होना था, फिर होना था सब्जेक्ट। अब हैड दो किस्म से पास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में हो सकता था, या तो हैड, हैज या हैव हो सकता था पहले, और या तो हैड डिड हो सकता था पहले, वॉज तो नहीं हो सकता था, हैड भी हो सकता था, लेकिन देखते हैं कि कौन सा वाला सेंटेंस करेक्ट है। हैव ही वॉश्ड, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ऑप्शन ही ये गलत दे रहा है, हैव ही वॉश्ड, ही के साथ हैव तो नहीं लगता, ही के साथ तो हैज लगता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। वॉज ही वॉचिंग, ये वाला तो ऑप्शन हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो वो पहले वॉज थोड़ा ना रहा होगा। डिड यू वॉच, ये हो सकता है, डिड यू वॉच वाला हो सकता है कि पहले दिया होगा डिड, फिर यू, फिर वॉच, फिर जब हम इसे इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो पहले यू को पहले चेंज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, और डिड तो हैड में ही जाता है, और वर्ब की तो फर्स्ट ही फॉर्म रहती है डिड के साथ। ये ऑप्शन होने के थोड़े चांसेस है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो हैड यू वॉच द क्रिकेट, हैड यू वॉच्ड होता तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन हैड यू के साथ इसने वॉच लगाया है, ऑप्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है, इसका मतलब आंसर जो होता उसका ऑप्शन सी वाला ही करेक्ट होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडल बेस्ड है, मॉडल्स का सवाल है यहाँ पर। तो ऑल कंपनी एम्प्लॉयज डैश अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की है। जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात आती है तो वहां पर या तो मस्ट होता है या तो ऑट टू होता है, और अगर कोई वीक सा किसी को सजेशन दे रहे हो तो वहां पर शुड भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रूल्स की बात है तो या तो ऑट टू होता है या तो मस्ट होता है, मस्ट तो दिया नहीं है तो ऑट टू ही रहेगा सही ऑप्शन। आई डैश रन ए माइल इन 10 minutes व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं 10 मिनट में मैं 1 मील भागता था जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था। पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो पास्ट एबिलिटी जो दिखाता है वो कौन दिखाता है, कुड, तो इस ऑप्शन में आना था कुड। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल से। मिस्टर अग्निहोत्री के बारे में बात कर रहा है, जो प्रोड्यूसर भी है और फाइनेंसर भी है। कौन सी कंपनी के? नाइकी कंपनी के। वॉज प्रेजेंट मतलब एक ही इंसान के बारे में बात कर रहा है। मिस्टर अग्निहोत्री ही प्रोड्यूसर है, मिस्टर अग्निहोत्री ही फाइनेंसर है। तो जब दोनों ही नाउन सेम पर्सन के लिए एड्रेस करते हैं तो सिर्फ पहले वाले से पहले द आता है, दूसरे वाले से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। और जाहिर सी बात है खास कंपनी का नाम दिया हुआ है तो यहां पर क्या आएगा? द, देन नो आर्टिकल, देन आना था द। और ऐसा ही बिल्कुल एक ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा? डी। इसका मतलब इसका करेक्ट होना था डी पार्ट। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41, वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल आर्ट। अच्छा, यहां पर भी आर्टिकल्स का ही सवाल है। डैश रीसेंट सर्वे इंडिकेट्स डैश नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग देखो, जब मैंने बोला तो मैंने तभी बता दिया एक सर्वे तो कितने सारे होते हैं, लेकिन उन सर्वे में से भी कोई एक सर्वे की स्टडी के बारे में बात कर रहा है। मतलब पहले में आएगा ए, इंडिकेट्स दैट डैश नंबर ऑफ ड्रग, दैट द नंबर ऑफ, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को स्पेसिफाई कर रहा है ना। ड्रग एडिक्ट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, कितना नंबर था, कितनी क्वांटिटी थी, तो वो जो क्वांटिटी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पहले में आना था ए, दूसरे में आना था द। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, यहां पर पहले एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था। इस पैसेज को रीड करना था एंड देन इनका आंसर करना था। ठीक है, तो इस पैसेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ अभी पैसेज से ही एक क्वेश्चन है होमोफोन वाला, वो कर लेते हैं, क्योंकि होमोफोन के लिए हमें पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली होमोफोन बता सकते हैं। बोल रहे कि बताओ, यहां पर आपके पास एक सेंटेंस दिया है, एज द सन ascended towards the horizon, its golden rays stretched across the expanse of the meadow, painting the landscape in warm hues of orange and pink. तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोलता है बताओ किसका होमोफोन है। ठीक है, होराइजन, लैंडस्केप, वार्म एंड सन। जाहिर सी बात है सन ही आना था, क्योंकि सन का होमोफोन होता है सन। ठीक है, यही आना था, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में वार्म आया होगा कि वार्म का तो वार्म होता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वार्म और वार्म इनकी प्रोनाउंसिएशन दोनों की, जैसे सन और सन, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है, इन्हें से ये दोनों सेम साउंड करते हैं, तो ये होमोफोन है। जबकि वार्म में हम वार्म में ऐसे बोलते हैं, वार्म बोला जा रहा है ना जब, तो इधर ऑ का साउंड आता है, जबकि जो वार्म होता है उधर और का साउंड आता है। और दोनों के साउंड में डिफरेंस है, तो इसीलिए ये होमोफोन बनते बनते रह जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया तो वो इनकरेक्ट होता, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है क्लॉजेस के साथ, और यहां पे सिंपल सा बोला है कि बताओ सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वही होगा जिसका आधा अधूरा मीनिंग है। इफ यू वर्क ऑन संडे, अगर तुम संडे को काम करोगे, आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है, ये तो मेन क्लॉज बन रहा है सेंटेंस का। अगर ये मेन क्लॉज है तो इसके साथ वाला ये जो पहला वाला क्लॉज होगा ये सारा होगा डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब इसका आंसर आना था डी, इफ यू वर्क ऑन संडे। ओके, मूविंग अहेड we have question number 46, that is again based on clause। तो यहां पे क्लॉज देख लेते क्या है, द रिलेटिव क्लॉज बताना है कि रिलेट कौन सा कर रहा है। रिलेट तो ऑब्वियसली वही रिलेटिव क्लॉज वो होता है जहां पे व्हाट, विच, वेयर, हुज ऐसे वाले वर्ड्स लगे होते हैं। तो यहां पर ये वाला पार्ट है ना, विच स्क्रैच्ड माई मम, तो ये विच स्क्रैच्ड माई मम ही बन जाना था इसका रिलेटिव क्लॉज।
नेक्स्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड था, जहां पर लीनियंसी वर्ड दिया हुआ है और कहा लीनियंसी का एंटोनिम निकालो। देखो ये इंपॉर्टेंट था, ये देखना जरूरी था कि एंटोनिम पूछा है कि साइनोनिम पूछा है। काफी बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में एंटोनिम को साइनोनिम और साइनोनिम का एंटोनिम करके आ जाते हैं। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग नहीं। लीनियंसी का मतलब होता है कि बड़ा पोलाइटली रहना किसी के साथ, कि हाँ भाई कोई बात नहीं, करो तुम कोई नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा लीनियंट नहीं रहना, वो ही लीनियंसी है। यहां पर लीनियंसी हो गया पोलाइट रहना। और वेनिजेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वेनिजेंस आगे बदला लेना किसी से, है ना, रिवेंज। अगर आप ऑल्ट्रूज्म को देखो तो ऑल्ट्रूज्म का मतलब होता है कि किसी और का ख्याल रखना, भले ही आपको कुछ आपका बेनिफिट ना हो, लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं अगले वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे फायदा होना चाहिए, तो अगले वाले के बारे में सोच रहे हो, तो ये वाला वर्ड लीनियंसी के साथ थोड़ा सिमिलर है। कमिसरेशन का मतलब भी यही होता है स्टूडेंट्स की सिंपैथी दिखा रहे हो अगले को, इसका मतलब भी यही होता है कि सिंपैथी दिखा रहे हो। ऑल्ट्रूज्म और ये सेम ही वर्ड है। और फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि मैनकाइंड के साथ प्यार करना, हमदर्दी और ये भी हमदर्दी। लीनियंसी वैसे ही हमदर्दी है। तो वेनिजेंस हो गया बदला। ये इन सब में अगर इन तीनों का मतलब पता होता तो वेनिजेंस में ऑड वन आउट हो जाता और ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होना था वहां पर। सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड। आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनका साइनोनिम निकालना है। अब साइनोनिम पूछा है, अब ऑपोजिट मीनिंग नहीं, अब सिमिलर मीनिंग। सोलिलोक्वी का मतलब क्या होता है? सोलिलोक्वी का मतलब होता है कि खुद से ही बातें करना, डायलॉग्स, सिंगल डायलॉग। आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप खुद से ही बातें करते जा रहे हो, दैट इज सोलिलोक्वी। टैसिटर्निटी का मतलब होता है कि रिजर्व रहना, बात ना कर पाना। रेटिसेंस का मतलब भी ये होता है कि रिजर्व न रहना। इनआर्टिकुलेटनेस का मतलब होता है कि इंसान के अंदर वो कला ही नहीं है कि अपनी बात को अगले वाले को समझाना कैसे है, दैट इज इनआर्टिकुलेटनेस। ठीक है, तो यहां पर बात करनी नहीं आती, जबकि सोलिलोक्वी का मतलब होता है कि सिंगल पर्सन बात कर रहा है, और मोनोलॉग का मतलब भी होता है सिंगल पर्सन बात कर रहा है। लेकिन सोलिलोक्वी और मोनोलॉग में भी हल्का सा डिफरेंस होता है। हल्का डिफरेंस ये है कि सोलिलोक्वी में कोई लिसनर नहीं होता, जबकि मोनोलॉग में कोई लिसनर होता है। जैसे ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, ये मेरा मोनोलॉग है, क्योंकि इस वीडियो में डायलॉग तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे लिसनर्स हैं वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। तो मैं सिर्फ मैं ही बोल पा रही हूँ, मेरे लिसनर साइलेंट है, तो ये होता है मोनोलॉग। यहां पर भी एक पर्सन बोलता है, यहां पर भी एक पर्सन बोलता है, तो दोनों बन गया वो सोलिलोक्वी और ये आ गया मोनोलॉग। ठीक है, देन अगेन कुछ हमारे पास वर्ड्स दिए हुए थे और देखना था कि ब्लैंक में कौन सा वाला वर्ड करेक्ट जाएगा। द मोर्नफुल डैश, मोर्नफुल आगे दुख वाला कराना इज वेल, दुख वाला कराना इज वेल। द मोर्नफुल वेल ऑफ द ग्रीविंग विडो। इकोड का मतलब होता है गूंजेगी, फिल तो नहीं होगा, रिसाउंडेड इकोड आएगा यहां पर। इकोड देखो, इकोड यहां पर भी है, लेकिन यहां पर विस्पर्स है। अगर कोई दुख से रोता है तो वो सॉब करके नहीं रोएगा, वो धीमे धीमे नहीं रोएगा, वो जोर जोर से रोएगा। ठीक है, वो कराहटों में रोएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था यहां पर। ठीक है, she described that those responsible for dash are connected with the dash like drugs and gaming। मतलब दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स वाइस। एक आ गया ऑफेंसेस और दूसरे में आ जाएगा वाइस आ गया बुरी चीज, बुरे काम। टू शो द वाइट फेदर इडियम है एक। इस इडियम का मतलब क्या है? टू शो द वाइट फेदर का मतलब होता है कि भाई लड़ाई नहीं होती मेरे से, कि मैं नहीं लड़ सकता, आई गिव अप। तो आई गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है वो कायरतक एटीट्यूड होता है, दैट इज टू एक्ट एज अ कोवर्डाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास था एक इडियम, और ये इडियम है टू रिमूव
ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि भाई शांति क्यों रखी है, बात कर दो, कि शर्माना किस बात का, खुलासा करी दो बात के बारे में। तो यहां पर यही आना था, टू रिमूव द टेंशन एट अ फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, अच्छा, वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो डैमेज के साथ क्या आएगा, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, डैमेज एट पब्लिक प्रॉपर्टी या डैमेज ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी। यहां पर आता है डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ही इंसर्टेड अ नीडल, ये वाला क्वेश्चन प्रपोजिशन का था। ओके, नेक्स्ट, he inserted a needle dash the close petals of a flower। फ्लावर के पेटल्स के अंदर, ये देखो पेटल्स हैं, पेटल्स के अंदर से निडल जा रही है, तो ये इन नहीं होगा, ये बिटवीन है, बिटवीन होगा। यहां पर बीच में से कोई चीज निकल के जब भी होती है तो वहां पर बिटवीन आता है। नेक्स्ट है, एक सवाल आ गया भाई एक्टिव पैसिव का भी, वॉइसेस का भी। प्लीज हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल। नीडी की भी और पुअर पीपल दोनों की हेल्प करो। तो यहां पर क्या आएगा, प्लीज वाली बात जब भी आती है तो वहां पर आता है यू आर। एडवाइस तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्टेड आएगा। तो यू आर प्लीज वाला वर्ड है तो रिक्वेस्टेड आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पटवारी के पेपर में। जहां से हमने 2 क्वेश्चंस को अभी नहीं किया, इसे हम डिस्कस करेंगे पैसेज को जब रीड किया जाएगा, जब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिक्स, पैसेज को सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स रहती है, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आई होप आपका इंग्लिश वाला सेगमेंट अच्छा रहा होगा और आप इसमें जरूर अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे।